टर्की जो है वो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब उर्दोगन, उन्होंने आज जो है ये एक स्टेटमेंट दी है और मैं उन्हीं के मीडिया को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि 11th स्लाइड उन्हीं का मीडिया है और उन्होंने ये कहा है कि टर्की जो है तुर्की विशेष सीरियन अपोजिशन मार्च टू कंटिन्यू विदाउट एक्सीडेंट्स, यानी आगे जो डेमोस्कस तक जा रहा है सीरियन अपोजिशन जो है, जो ज़ाहिर और वो तेज़ी के साथ बशारुल असद की हुकूमत हिली हुई है इस वक्त। बशारुल असद की जो ग्रिप है वो हिली हुई है। उन्होंने कहा है कि वो इसकी हमायत करते हैं कि ये एडवांस आगे हो। इसी को अल अरेबिया ने कोट किया है 12 स्लाइड। एर्दोगन होप्स के सीरियन अपोजिशन फोर्सेस विल एडवांस बट रेज अलार्म अबाउट सम फाइटर्स। कुछ फाइटर्स के ऊपर उनको शिकायत है, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि मार्च आगे होते रहने चाहिए और डेमोस्कस आगे गिर जाना चाहिए। अच्छा, यानी उसमें चला जाए। अब ये हरकत तहरीर शाम जो है, इन्होंने हमा शहर पे भी कब्ज़ा कर लिया है और ये डेमोस्कस की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनके जो सरबराह हैं अबू मोहम्मद अल जिलानी या गुलानी, जिस तरह से भी उनको नाम लें, मुख्तलिफ अरब मीडिया में मुख्तलिफ अंदाज में नाम लिया जा रहा है। उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया प्रॉपर एलिपो के आसपास किसी इलाके में नामालूम जगह पे उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये 10 स्लाइड इंटरव्यू में कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि उनका गोल जो है वो ओवरथ्रो असद रिजीम, उनका बड़ा क्लियर गोल है और वो है कि बशारुल असद को उन्होंने जो है वो हुकूमत से अलग करना है। बड़ा क्लियर गोल है उनका। ये जो अपोजिशन है इसको टर्की ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इसको ये हमारे आगे रखे। और साथ ही प्रेसिडेंट एर्दोगन ने एक और बात की है। उन्होंने कहा मैं तमाम पिछले 1 साल बशारुल असद से कहता रहा हूँ बार बार। अच्छा, बशारुल असद भी एक एरोगेंस में चले गए थे। बशारुल असद एक ज़िद्दी जैसे होता है ना कि बस मैं तो अरब लीग में आ गया हूँ और मसले ख़त्म हो गए हैं। तो ये एर्दोगन ने उनकी तरफ बहुत दफ़ा जैतून का, वो कहते हैं ना, जैतून की शाख बढ़ाई उनकी तरफ, अमन की, कि भाई आप आके ये मुज़ाकरात करते हैं, आप टर्की तशरीफ़ ले आए या मैं वहाँ आ जाऊँ। तो बशारुल असद अपनी किसी दुनिया में थे, उन्होंने ये इशू रिजॉल्व नहीं किया। अब ये फोर्स उठी और फोर्स उठ के इसने जो है ये बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया। और साथ ही जो है वो ये ज़हन में रखिए कि रशिया और चाइना एक हद तक आए हैं अभी बशारुल असद की हमायत में मुकम्मल तौर। शुरू में बॉम्बिंग शॉमिंग की, लेकिन टर्की का जो जियो पोलिटिकल क्लाउड है वो बहुत बढ़ गया है। ये इसमें सऊदी अरेबिया, इसमें UAE, इसमें कतर, बाकी सारे ममालिक इसमें इस वक्त देख रहे हैं कि क्या होता है आगे इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि कल जो है वो कतर में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव और ईरान के वज़ीर ख़ारजा और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, ये सारे पहुंच रहे हैं जो वहाँ पे दोहा फोरम वहाँ पे हो रहा है, जिसमें आस्ताना में जो डायलॉग हुआ था और जिसमें तय हुए थे मामलात के सीरिया में क्या होगा क्या नहीं होगा आगे जाके, उसके ऊपर ये 3 तो वज़राए ख़ारजा होंगे। और ज़ाहिर है कतर है तो कतर के भी वज़ीर ख़ारजा होंगे और कतर के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म है वहाँ के, और वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वही हैं जो सीज़ फायर की कोशिश करते रहे हैं, तो वो भी मौजूद होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अभी मुकम्मल तौर पर इसका फ़ैसला नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि कल ये इत्तेफाक कर जाए, बशारुल असद की गवर्नमेंट किसी बात पे इत्तेफाक करे, क्योंकि सीरियन प्राइम जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी आ रहे हैं, टर्की के भी आ रहे हैं, रशियन भी आ रहे हैं, ये सारे कतर में जमा हो रहे हैं। तो हो सकता है किसी बात पे इत्तेफाक हो और साथ ईरान के भी हैं। तो ये इत्तेफाक हो कि भाई इस मामले को कैसे हल करना है और मामले को हल कर लिया जाए अफ़वाम तफ़हीम के साथ, और बशारुल असद की बात माने और ये आने जाएंगे। लेकिन इसमें इशू सारा ये है कि ये जो हरकत तहरीर शाम है, इससे इसराइल पैनिक में चला गया। पहले तो इसराइल जो है उसने ये कहा कि चलो बशारुल असद से तो जान छूटी, तो बशारुल असद तो गया क्योंकि ये तो हमारे खिलाफ था और हिजबुल्लाह वो। लेकिन ये जो हरकत तहरीर शाम है, इसके बारे में एक तो बाइडेन इंतज़ामिया के पास, बाइडेन इंतज़ामिया की कुछ सीरियन पॉलिसी नहीं है। एक बात तो ये ध्यान में रखें ना कि बाइडेन, हर मुल्क के लिए कोई पॉलिसी होती है ना, तो किसी मुल्क के लिए कोई पॉलिसी नहीं होती। अमेरिका की कोई पॉलिसी होती ही नहीं है। ये बात मैं आपको बताऊं, जब ये यमन में जंग शुरू हुई ना, ये खाना जंगी स्टार्ट हुई यमन की, उन दोनों इत्तेफाक से मैं वाशिंगटन, आगे पीछे वाशिंगटन गया, 2-3 थिंक टैंक्स में जाने का इत्तेफाक हुआ। तो उन्होंने इधर उधर मुल्कों के लोग पकड़ के उनको यमन स्पेशलिस्ट बना के बिठाया हुआ था, यमन पे तकरीरें कर रहे थे। मैंने कहा 1 मिनट यार, ये कौन है? उन्होंने कहा ये जो है इनका ताल्लुक जो है वो
फ़लाने मुल्क से है लेकिन ये यमन स्पेशलिस्ट हैं, इनका ताल्लुक इस मुल्क से, ये भी यमन स्पेशलिस्ट। वो बहुत सारे लोगों ने यमन स्पेशलिस्ट, यमन का कोई था ही नहीं बनता। अब सीरिया के बारे में इनकी पॉलिसी कोई नहीं थी, सवाए कि वो स्ट्राइक करेगा इसराइल तो जवाब देंगे तो ये देंगे, लेकिन पॉलिटिकल कोई पॉलिसी बाइडेन इंतजामिया की नहीं थी सीरिया में। अब ये जो ये जो तहरीर शाम उठी है, तो इसके बारे में पहले तो ये था कि जी बशर अल असद के खिलाफ, वो जो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब वो एक पैनिक खड़ा हो गया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये गोलान की पहाड़ियों के पास पहुंच गए हैं। गोलान की पहाड़ियाँ जो, और इनके इसराइल के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, इसराइल के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। ऐसे मुखालिफ जिसको आप जानते हो वो बेहतर होता है, बजाय ऐसे मुखालिफ जिनका आपको पता ही ना हो कि वो कौन है और अचानक निकल के आ जाएं और आपसे शुरू में गोलगप्पे खा रहे हो कि बशर अल असद के तो खिलाफ हैं, लेकिन पता चला कि कौन है ये पता किसी को नहीं था। पहले जब बशर अल असद को हटाने की कोशिश हुई थी तो उस कोशिश के नतीजे में वहाँ क्या निकला था? दाइश। तो मसला ये है कि जब अब बशर अल असद को हटाने की कोशिश हो रही है तो वहाँ पर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, ये तो एक आप समझ लें कि रेबल्स को कह रहा है, कोई बागी कह रहा है, कोई मतलब जो कोई पॉलिटिकल ऐसे पार्टी तो नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई इलेक्शन है। तो एक पार्टी अगर कब्जा करती है इस तरह की कोई जमात और वो आ जाती है वहाँ पे, तो वो फिर क्या उसका कोई सियासी विंग होगा? वो भी नहीं है उसका कोई, मतलब उसका कोई एक अजीब सी एक मलेशिया सी है ना। तो वो मलेशिया अगर आके कब्जा करती है और एक स्टेबल हुकूमत गिरा देती है आके बशर अल असद की, तो व्हाट नेक्स्ट सीरिया में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये उनके जो नेबर्स हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सुन्नी एक्सट्रीम सुन्नी विंग है, जिससे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इवन टर्की, ये सारे मुल्क खुश नहीं है कि, लेकिन वो बस उठी और बशर अल असद साहब की जो गिज़त थी तो वो जाके उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया। जब वो पीके के गायब हो गई, या तो कुर्द होते हैं ना, तो कुर्द भी नहीं है, कुर्दों ने कहा कि हटो बचो, ये तो बहुत ही खौफनाक लोग हैं भाई, पता नहीं कौन है, ये नुसरा फ्रंट वाले थे, कौन से थे, वो गायब हो गए बीच में से। वो जब गायब हो गए तो अब ज़ाहिर है टर्की भी चाहेगा कि स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये 24 घंटों में 24-48 घंटों में तय होगा कि बशर अल असद सर्वाइव करते हैं या बशर अल असद भी जाते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा शहर भी चला गया, गोलान की पहाड़ियों पे हाई अलर्ट हो गया इसराइल में कि भाई ये क्या रौला पड़ गया है, ये कौन से लोग हैं, ठीक है, और ये जो है ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं, क्या हैं, और इनका इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ है। और वो जो है वो कह रहे हैं, मतलब वो बशर अल असद की हुकूमत तो गिरानी है उन्होंने, वो कह रहे हैं हम कुछ को आज़ाद करवाएंगे। और ये तो बड़े फालतू लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कोई मदद ही नहीं की फ़लस्तीनियों की। अब देखो हम ज़रा थोड़ा सा इंस्टेबल हो जाए तो हम क्या करते हैं इसराइल के साथ, तो ये इसराइल की हाई अलर्ट हो गया। उन्होंने कहा ये क्या रौला है, ये उधर बशर अल असद के बाद हमारे मत्थे लगेंगे साथी, और ये क्या है भाई, और गोलान की पहाड़ियों पे चढ़ जाएंगे। गोलान की पहाड़ियों पे एक स्टेबिलिटी आई हुई थी, सीरियन गवर्नमेंट है, यहाँ तक है, मुआहदे हुए थे, ये हुए, तो ये अगर आगे आ गए तो ये तो किसी मुआहदे वगैरह को नहीं मानेंगे। तो एक आप समझेंगे एक नई डिस्टेबलाइजेशन पैदा हो गई है इस पूरे ख़त्ते में, और वो शुरू होती है साउथ कोरिया से, फिर रोमानिया में हंगामे, फिर जॉर्जिया में हंगामे, यूक्रेन की जंग ख़राब हो गई, सीरिया के मामले, फ्रांस की हुकूमत गिर गई। साथ ही आप ये देखें कि वहाँ पर अच्छा चाइना में बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत को प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना में अपना सफ़ीर मुकर्रर किया अमेरिका में। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।